चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के बारे में पढ़ाया, जो 1 जनवरी 2014 को फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट प्राप्त करता है और 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हो जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा, उसके विषय में ही हमें आगे बढ़ना है। हमने आपको आखिरी लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था, उसमें ये बता दिया था कि इसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन आता है। सिंपल सी कहानी है, लोकपाल जब हम बात करते हैं तो उसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में, मैंने लोकायुक्त की बात नहीं की, तो सिंपल सी बात है, लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन यहीं पे कहानी थोड़ी सी फंस जाती है, कहानी थोड़ी सी फंसती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आपको एक शब्द और याद रखना है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी इसमें कवर होते हैं जो पब्लिक से मनी या डोनेशन प्राप्त करते हैं। वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी इसमें कवर होते हैं जो पब्लिक से मनी डोनेशन किसी भी फॉर्म में प्राप्त करते हैं, तो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी इसमें कवर होंगे। तो ऑप्शंस जब आएंगे तो इस तरह से फंस नहीं जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ये भी। अब जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूँ तो क्लियरली सी बात यहाँ पर निकाल के बड़े तौर पे रखते, प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्टिंग भी और एक्स भी, मेंबर पार्लियामेंट एग्जिस्टिंग भी और एक्स भी, मिनिस्टर्स एग्जिस्टिंग भी और एक्स भी, तो ये तो बड़े स्तर के हो गए। उसके बाद ग्रुप ए बी सी डी के ऑफिसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उसके बाद मैंने बताया था कोई भी ऐसी संस्थाएं जिनको होली या पार्शली गवर्नमेंट फंड कर रही है लेकिन एडेड इंस्टीट्यूशन नहीं, या कोई भी ऐसे ट्रस्ट, कोई भी एसोसिएशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके चेयरपर्सन्स, बोर्ड मेंबर्स और स्टाफ ऑफिसर्स जो किसी ना किसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वो एनजीओज जिनको 1 करोड़ से अधिक सरकार के द्वारा दिया जाता है, और हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको विदेशों से 10 लाख से अधिक डोनेशन आती, सारे इसमें हमने कवर करा दिए थे। डन कहानी। हमने ये पढ़ा था कि इसकी शुरुआत 1809 में ऑफिशियली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में स्वीडन में हुई थी, जबकि इसकी सही मायने में चांसलर ऑफ जस्टिस की पोजीशन के तौर पर शुरुआत स्वीडन में 1713 में ही हो गई थी। 1809 दैट इज़ द ओम्बड्समैन शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर हुआ। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो आपको एक सवाल ये भी आ सकता है, ओरिजिन तो है स्वीडन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओम्बड्समैन जो वर्ड है वो स्वीडिश है, तो इट इज़ अ स्वीडिश वर्ड। कई बार हम छोटी छोटी बातों पे भी फंस जाते हैं ना एक्सप्लेन किया जाए तो। इसी का हिंदी शब्द ढूंढने के लिए उस समय में जवाहरलाल नेहरू ने ड्यूटी लगाई कि इसका हिंदी शब्द भारत के लिए ढूंढिए। तो मैंने आपको बताया लक्ष्मीमल सिंघवी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी ने हिंदी शब्द फिर दिए लोकपाल और लोकायुक्त। तो हिंदी शब्द 1963 में लोकपाल लोकायुक्त के तहत हमें मिले। इसका हिंदी शब्द ओम्बड्समैन का, ये स्वीडिश वर्ड है। इतनी कहानी क्लियर हुई। आज हम कुछ और आयाम समझेंगे इसके आगे बढ़ करके। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कार्य प्रणाली कैसी है, इसके बाद भी हम देखेंगे कि इसके क्या क्या लूप होल्स हैं, क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कार्य प्रणाली के तौर पर देखें, वर्किंग के तौर पर अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले शुरुआत हम ये करते हैं कि आपको किसी को इनके पास जाना है कंप्लेंट लेकर के, तो तरीका क्या रहता है, सारे प्रोसेस का काम कैसे होता है। इसमें सबसे पहला नेगेटिव क्या निकल करके आया कि जब 2013 के तहत कानून बन ही गया था और वह जनवरी 2014 से प्रभावी था, फिर भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि समय लंबा बीत गया, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई लोकपाल की। आपको पता होना चाहिए फाइनली लोकपाल की नियुक्ति कब हुई, दैट इज़ 19 मार्च 2019। 19 मार्च 2019 को लोकपाल की नियुक्ति होती है। पहले तो देखिए कानून ही खुद कितने समय के बाद बना। 1968 की लोकसभा के ख़त्म हो जाने, डिज़ोल्व हो जाने के बाद से, तब से उस कानून के लैप्स होने से लेकर के कई बार ये प्रस्तुत किया गया और लैप्स हुआ, और उसके बाद फाइनली 2011 दिसंबर में प्रस्तुत हुआ, 2013 में कानून, 2014 जनवरी में प्रभावी। और उसके भी बाद देखिए नियुक्ति लोकपाल की कब जा कर के हो रही है, 19 मार्च 2019। और इसके लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर आए थे केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के पास 2017 का केस चला, उसमें जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया है
कि लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि 2014 के चुनाव में किसी भी अपोजिशन पार्टी को लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 10% सीट्स आई ही नहीं है, तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बाय रूल बनता ही नहीं है। इसके तहत हम ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं कि हम नियुक्ति करें लोकपाल की और बाकी मेंबर्स की। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई वैकेंसी रह भी रही है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो नियुक्ति की जाए वो इनवैलिड हो जाए, आप वैकेंसी रहते हुए भी नियुक्ति कर सकते हैं, तो नियुक्ति करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2017 में ये सख्त लहजे में कह चुका था कि आपको नियुक्ति करनी है, तो फिर भी गवर्नमेंट ने लंबा डिले किया इसमें। इसी पर संज्ञान लेते हुए दोबारा PIL लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए गए फैसले की सरकार के द्वारा जब मान्यता नहीं हो रही थी, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाने के तौर पर जब ये कहा कि आप पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी PIL रिसीव होने पर, तब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया सरकार के खिलाफ कि आपको फरवरी 2019 तक आपको सर्च पैनल गठित करना है। हर हाल में आपको एट एवरी कॉस्ट सर्च पैनल गठित करना है, जो सर्च पैनल आपको रिकमेंड करेगा कई नेम्स, आपको एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का पैनल देगा और उसके बेसिस पर फिर वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो नाम आगे नियुक्त करते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसके बाद 2019 में आम चुनाव थे। अगर ये काम 2019 फरवरी मार्च में ना होता तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता और फिर ये प्रक्रिया टल जाती, फिर से लंबे समय तक आगे बढ़ जाती। इस बात का भय भी था देश को भी और न्यायालय को भी, और उसी के तहत सारी प्रक्रिया निपटा करके कोर्ट की उस समय की उस आदेश के आधार पर 19 मार्च को फिर ये नियुक्ति हो गई। किनकी हुई? पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हुए। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हुए। ये रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड थे। ये आंध्र प्रदेश और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। इनका अच्छा खासा अनुभव था और इन्होंने बहुत से अहम मामलों में फैसले भी दिए थे। यही पिनाकी चंद्र घोष ने एक हमारे देश के लोकपाल के तौर पर पदभार संभाला 19 मार्च 2019 को। तो ये देश के पहले लोकपाल हुए। 1967-8 में पहला लोकपाल बिल विफल होने के बाद 2019 में देश को पहले लोकपाल मिले। लोकायुक्त इससे बहुत पहले से मिल रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि देश में लोकायुक्त तो पुराने हैं या लोकपाल, आंसर इज द लोकायुक्त। 1971 में ही महाराष्ट्र के कानून के तहत लोकायुक्त आ चुका था और इसके तहत फिर हम ये मान के चलेंगे कि लोकायुक्त ही पुराने हैं। लोकपाल तो अभी बने हैं, नए हैं, 2019 में पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई है, तो ये लोकपाल के तौर पर काम करने लगे। इसमें भी कई समस्याएं आई। आपने एप्लीकेशन फाइल करना है कंप्लेंट इन सभी के अगेंस्ट। अब कंप्लेंट आपको फाइल करना है तो लोकपाल कानून में रूल बनाया गया है कि कंप्लेंट एक फॉर्म या एक फॉर्मेट में ही अप्लाई हो सकता है। कंप्लेंट का सब्सटेंस इंपॉर्टेंट नहीं, यही इसका क्रिटिसिज्म भी है। कंप्लेंट का सब्सटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कंप्लेंट उस फॉर्मेट में ना दर्ज की गई तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे कोर्ट में आप PIL लगाते हैं, PIL के कई तरीके हैं ना। अब धीरे धीरे कोर्ट जो है वो PIL के भी कई फॉर्मेट्स बता रहा है, लेकिन PIL जो है वो किसी भी तरह से लेटर के माध्यम से या सफ़ेद कागज़ में लिख करके आपने दर्ज करा दिया तो PIL दर्ज हो जाता था। ये कंडीशन इसके मामले में नहीं है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट रखा गया है। इसके मामले में यह महत्वपूर्ण रहा कि आप एक ब्लैंक पेपर पे सिंपली अपना नाम या नाम ना भी दिए बिना एलिगेशंस बता दें, उसके साथ उसको प्रूव करते हुए सर्टिफिकेट भी आपने जोड़ दिए, एविडेंसेस भी जोड़ दिए, लेकिन वो मान्य नहीं माना जाएगा। सब्सटेंस कुछ भी हो, फॉर्म में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है। जैसा वो हॉस्पिटल में हुआ ना, जब संजय दत्त उसे लेकर के संजय दत्त उस हॉस्पिटल में बैठे ना, कहते हैं ना लाइन में आओ, लाइन में आओ, फॉर्म भरो फिर इलाज होगा। वो कह रहा है उसको चोट लगेला है, खून निकल रहा है, तू देख तो सही। वो कहते फॉर्म में आना बाबा, तो फिर वो उसको मारता है, पीटता है। एक समय के बाद वो नियम बदलते हैं वो लोग। ठीक, यहाँ भी ऐसे कि फॉर्म में आओ, फॉर्मेट में आओ, तुम क्या सब्सटेंस लेके आओ हमें मैटर नहीं, फॉर्मेट में आओ बस चुप करके। तो एक फॉर्मेट होना था, एक फॉर्म होना था जिसके बेसिस पर आपको कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस मिलना था। पूरे 11 महीने के बाद गवर्नमेंट ने जाके, अब 2019 में पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हो गए हैं, लेकिन फॉर्म ही नहीं है कि किस बेसिस, किन फॉर्म्स के आधार पर आप कंप्लेंट करेंगे। 11 महीने के बाद जाके सरकार ने वो फॉर्म दिए। 2 मार्च 2020 को फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आया कि ये फॉर्मेट है, इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए लेथार्जिकनेस, नियुक्ति के भी 11 महीने बाद जाके। इससे पता लगता है कि वो जो 15-15 लाख खातों में डलाने वाली आंधी
6 साल पे नियम आ पा रहे हैं। सोचिए, रुको, फॉर्म से रिलेटेड ये रूल्स कब आए, रिलीज हुए 2 मार्च 2020 को। ये सबसे बड़ी त्रुटि। आपको नहीं लगता कि एक गवर्नमेंट जो कि उस समय की एंटी करप्शन मूवमेंट के तौर पर ही खड़ी हुई, बीजेपी ने बहुत सहारा दिया था, समर्थन भी दिया था उस समय के अन्ना हजारे की मूवमेंट को, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट थी। और उस समय में कांग्रेस के हो रहे स्कैम्स को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस की खिलाफत भी बहुत की। और आप याद करें 2014 से पहले चुनावी वादे मोस्टली वो भ्रष्टाचार विरोधी थे ना। उन वादों में यही कहा था ना कि आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। मैं तो चलो ये तो वैसे कहने की बातें होती थी, नहीं आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट तो था ना कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। जब गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट इतना बड़ा हो गया, हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, तो इतने वर्ष कैसे लग गए एक लोकपाल नियुक्त करने में। इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो रातों रात नोटबंदी कर सकती है। कभी आपने दिल में सोची ये बात कि जो सरकार इतने बोल्ड एंड डेयरिंग स्टेप्स ले सकती है कि रातों रात नोटबंदी कर दी, लाइनों में लोग लगे, सरकार ने कहा रिफॉर्म्स चाहिए देश को, सहयोग करो, देश तुम्हारा भी तो है। हमने भी किया, हमने माना सही बात है। वो सरकार जो पिछले 9 महीने से इतने इंटेंस किसानों के बड़े बड़े आंदोलन, विरोध प्रदर्शन को झेल सकती है, स्टैंड नहीं बदल रही, वो सरकार जो इतनी खिलाफत के बाद पूरे देश भर में इतना बड़ा देश, उसका इतना बड़ा तंत्र, उसमें इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर भी जीएसटी जैसा रिफॉर्म ला सकती है, वो इतना ही नहीं कर पाई केवल कि क्योंकि लोकसभा का कोई ओपोजिशन का लीडर नहीं है तो बदलाव कर दे कानून में और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के मेंबर को ही लीडर बना के डाल लें। लिटरली 5 साल एक सरकार इसलिए नहीं लोकपाल बना पाई, मुझे नहीं लगता। फिर एक दूसरी बात सरकार ने वहाँ ये कही थी कि भाई क्योंकि जो सर्च कमेटी है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, उसके लिए हम अभी सक्षम नहीं हैं, कमी है स्टाफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए नहीं ला सकते। कानून जब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कैसे हो सकती है। जब हमने जीएसटी लेकर के आए तो भी तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जीएसटी पूरा का पूरा आईटी इनेबल्ड सिस्टम था, तो उसमें तो बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ई वे बिल और बाकी चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी, तब वो भी तो खड़ा हुआ। आप जिस प्लैंक पे आए दैट इज़ द भ्रष्टाचार विरोध, आपने उसी को डिनाई किया। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आप लाना नहीं चाह रहे थे, ये समस्या थी। फिर जब आ भी गई, नियम बनाने में आपने तकरीबन 1 साल बिता दिया। ये सब चीज़ें बताती हैं कि शायद कमिटमेंट्स जो भाषण हैं उनसे अलग थे। भाषण में चाहे भ्रष्टाचार विरोध की बात हुई, लेकिन कमिटमेंट नहीं थे। और ये सीधा सवाल कांग्रेस पे भी तो खड़ा होता है, इतने बरस लग गए 1967 से लेके 2013 तक, आज दिन तक लोकपाल कानून की जो त्रुटियां हैं, इसमें कई त्रुटियां हैं, कई गलतियां हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड होता है, रेलेवेंट नहीं होता। उसका कारण जानते हो क्या है? एक वर्ड जुड़ा है इसके साथ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये हरिडली पास किया गया लॉ है। इतना हरिड 1967 से 2013 में तो ये हरिडली क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के चेतन भाव में ये कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। ये तो अन्ना हजारे की मूवमेंट का एक दबाव इतना बना, और उस समय में क्योंकि यूपीए के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगे थे, चाहे आदर्श वेलफेयर सोसाइटी फ्लैट्स का मामला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का स्कैम हो, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन का स्कैम हो महक, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के स्कैम हो, ऐसे बहुत सारे धांधलियां हुई, उनके आरोप लगे अन्ना हजारे की मूवमेंट। और यूपीए ने जाते जाते 2013 के लिए बहुत से कानून रखे थे कि 2014 में चुनाव में मदद मिलेगी, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जो कि ऑर्डिनेंस की फॉर्म में पहले आया, और चाहे ये लोकपाल लोकायुक्त एक्ट हो। आप देखें कब पास हो रहा है, एकदम दिसंबर। और आप हैरान हो जाएंगे कि भाई जब 16 जनवरी 2014 के प्रभावी हो गया, उसके बाद भी तो लोकसभा 2014 के चुनाव तो मार्च अप्रैल में ही हुए। तो जब इस बार की लोकसभा के पहले, ठीक पहले 19 मार्च को 2019 को अगर एनडीए यानी कि बीजेपी नियुक्ति कर सकती, तो उस समय भी तो 2014 में मार्च में कांग्रेस नियुक्ति कर सकती थी लोकपाल की। मेरा एक सवाल ये भी बनता है। मैं ये कहता हूं कि हरिडली पास्ड एक्ट था, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फरवरी में सर्च कमेटी अब जाकर के बना ली 2019 में एनडीए ने, और फटाफट पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति भी हो गई 19 मार्च 2019 को, तो ये सारे कामकाज मार्च और फरवरी 2014 में हो सकते थे।
कांग्रेस के पास तब भी अवसर था, क्यों नहीं किया? एनडीए की सरकार तो 2014 अप्रैल में बनी ना भाई, उसके पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने से पहले आपके पास 2 महीने तो बहुत होते हैं यार, 2 महीने लोकतंत्र में बड़े होते हैं भाई। यहाँ पर तो एक दिन में काम हो जाता है। अगर 1 घंटे के अंदर स्वामी उठवा लिए गए थे तो कानून पास करा करके लोकपाल नियुक्त करने में क्या समस्या थी? तो इच्छा शक्ति उनकी भी बहुत कमजोर थी, इच्छा शक्ति बीजेपी की भी बड़ी कमजोर रही, ले दे करके सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं रही इसको। तो आज चाहे इसे आप यूजलेस बॉडी कहें, आज चाहे आप ये कहें कि भाई इसके तहत कितनी अरेस्ट हुई हैं, इसके तहत कितने नेताओं को सजा मिली है, कुछ भी कहें, ठीक है उसकी फंक्शनिंग को वीक किया जा रहा हो किसी भी रीज़न से, ठीक है नियुक्तियां ना करके इंस्टीट्यूशन को यूजलेस साबित किया जा रहा हो, ये माहौल बनाया जा रहा हो कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नीड ही नहीं है, लेकिन उसमें दम तो होगा अगर सही फॉर्म में आएगा, तभी तो 1967 से अब तक लाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। अगर उस इंस्टीट्यूशन में वाकई में दम नहीं है तो फिर घबराहट किस बात की? एक दम उस इंस्टीट्यूशंस का, अथॉरिटी का, दूसरा डर इस बात का कि इंस्टीट्यूशन कहीं वेग मैनर में यूज ना कर लिया जाए ओपोनेंट्स के द्वारा, इल मैनर्ड यूटिलिटी ना हो जाए। वो भी मैं समझाऊंगा आपको। इतनी कहानी समझ आई? ये 2 भाई हैं जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहा। तो रूल्स बन गए, उन रूल्स के तहत हम अभी वर्किंग समझने जा रहे हैं। तो वर्किंग के तहत क्या है? सपोज कीजिए कि भैया आपको कंप्लेंट करनी है, तो सबसे पहले तो आपको पीएम के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट करनी है तो रूल्स अब क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि पीएम के अगेंस्ट अगर आपने कंप्लेंट की है तो उस कंप्लेंट को ध्यान से देखिए, कंसिडर यानी कि उसकी कंसिडरेशन, उस कंप्लेंट पे विचार करने के लिए फुल बेंच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल बेंच चाहिए अपन को, पूरा लोकपाल फुल बेंच बने, एक चेयरमैन 8 मेंबर 9 सदस्य। फुल बेंच से 1 मेंबर भी कम हुआ तो पीएम के अगेंस्ट कंप्लेंट कंसिडर ही नहीं होगी। पीएम के अगेंस्ट कंप्लेंट कंसिडर करने के लिए कितना बड़ा बेंच चाहिए? फुल बेंच। तो पहली इम्यूनिटी टुवर्ड्स द पीएम। दूसरा, उस कंप्लेंट के ऊपर फर्दर इंक्वायरी मार्क करनी है अगर, कि अब इंक्वायरी प्राइमा फेसी देखा जाए, इसे कहते हैं प्राइमा फेसी इंक्वायरी, प्रथम दृष्टता इंक्वायरी, कि ये देखा जाए कि मामला बनता भी है कि नहीं बनता है। इसके लिए 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, 2 तिहाई सदस्यों का फुल बेंच चाहिए कंसिडरेशन के लिए, 2/3 मेंबर चाहिए अप्रूवल के लिए। फिर इंक्वायरी शुरू होगी, और वो मामले जो मैंने आपको बताए थे, नेशनल और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इनसे जुड़े मामलों में तो कोई कंप्लेंट रिसीव होगी ही नहीं। तो पहली इम्यूनिटी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से, आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट? डन। अब आती है नेक्स्ट इम्यूनिटी। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब कंप्लेंट आएगी और उस कंप्लेंट की जब कंसिडरेशन स्टेज होगी, फुल बेंच बैठ करके वहाँ पर वो काम करेगी, तो उस कंसिडरेशन स्टेज की वो मीटिंग कैमराज में हेल्ड होगी। कैमराज में हेल्ड होगी ये देखने के लिए कि अंदर कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर लिया 9 लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ। कैमरा में वो मीटिंग होगी, और अगर ये पाया जाएगा कि जांच के आदेश इंक्वायरी, प्रथम प्राइमा फेसी इंक्वायरी की नीड ही नहीं है यहाँ पर, तो इस कंप्लेंट को डिस्पोज कर दिया जाए, तो फिर वो कंप्लेंट किसी भी मैनर में पब्लिश नहीं होगी, किसी भी मीडिया में किसी के हाथ नहीं आएगी। इसका रीज़न ये है कि ये सबसे बड़ा भय था प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन के घेरे में लाने का। सबसे बड़ा डर ये था कि प्राइम मिनिस्टर जैसे इंस्टीट्यूट की इमेज मलाइन हर रोज़ की जाएगी, क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट का रूट दे देंगे किसी को, तो कंप्लेंट्स हर रोज़ होंगी फिर, और कई तरह की उसमें से फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी होंगी। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, इंक्वायरी बाद में होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन बाद आएगी, फिर प्रोसिक्यूशन चलेगा, ट्रायल, फिर सज़ा मिलेगी। ये सब तो बहुत छोड़ो, मीडिया ट्रायल पहले दिन से शुरू हो जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर पर एलिगेशंस लगाए गए हैं और कंप्लेंट की गई है, वो कंप्लेंट का मटेरियल मीडिया डोमेन में आ जाता है, चाहे वो कंप्लेंट खारिज ही कर दी है, आगे एंटरटेन नहीं हुई, इंक्वायरी के स्टेज पे नहीं गई, या इंक्वायरी के स्टेज पे जाने के बाद एंड हो गई, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे नहीं गई, लेकिन पूरा का पूरा माहौल मीडिया में बनेगा। और सबसे बड़ा इशू यही था, दैट इज़ द इमेज मलाइन इशू। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म में पढ़ें तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अगर देखें तो पार्टी पॉलिटिक्स के तहत लोगों के पास पार्टी कैंडिडेट्स वोट मांगने के लिए जाते हैं,
और वोट मांगने के समय में परसेप्शन बड़ी चीज़ है कि उस कैंडिडेट को और उस पार्टी को लेकर के लोगों के बीच परसेप्शन क्या बना हुआ है। परसेप्शन यानी कि इमेज आपकी क्या बनी हुई है। ऐसे में अगर आपकी इमेज सब्सटेंशियली कुछ हुआ भी नहीं है वैसा, लेकिन अगर जनता के बीच आपकी इमेज ही ख़राब कर दी जाए, क्योंकि वो जनता ही आपको वोट दे करके पोजीशन देने वाली है। देखिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हैं तो इमेज की चिंता नहीं है आपको, मतलब है सिर्फ जो आपने कंटेंट पढ़ा लेकिन यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ही किस चीज़ पे बेस्ड है कि आपने सामने वाले को अपने लिए सेटिस्फाई करना है कि हाँ वो आपको वोट दे, आप उसके लिए एक काबिल रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। तो इसमें तो आपकी छवि बड़ी चीज़ है, इसमें छवि अगर ख़राब कर दी जाए तो फिर तो आप ख़त्म है। लोकतंत्र भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके तहत आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसी के तहत बड़ी बड़ी PR एजेंसीज़ का भी यूज़ करते हैं पार्टियाँ, एडवर्टीज़मेंट में करोड़ों खर्चा करते हैं इमेज बिल्डिंग। ज़मीन पे काम कुछ नहीं कर रहे हैं, पॉलिसीज़ प्रोजेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उन इमेज बिल्डिंग कंपनीज़ के वाया, PR कंपनीज़ के वाया इमेज ऐसी बना ले रहे हैं कि फिर वोट आपको मिल जा रहा है। तो पॉजिटिव यूज़ भी कर लेते हैं ये लोग, इसका नेगेटिव यूज़ इनके अगेंस्ट भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसी चीज़ के लिए ये डरता था, पहले घबराहट होती थी कि PM को इसके घेरे में लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स आएंगी और वो कंप्लेंट्स स्टार्टिंग स्टेजेस में ही, कंसिडरेशन या इंक्वायरी स्टेज में मान लो डिस्पोज हो गई, इन्वेस्टिगेशन तक गई नहीं, उतने में ही मीडिया का ट्रायल उधर अलग हो रखा होगा, जबकि मीडिया अपने एथिक्स को फॉलो नहीं करता, मीडिया वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करता। तो जब हम बात करेंगे कि वीकनेसेस में सुधार की, तो वहीं पर दूसरे सुधार की बात यह है कि आपको अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर और बाकी बॉडीज़ को लेके आना है तो मीडिया को बहुत ही डिसिप्लिन रखना होगा यहाँ पर। जैसे कि जो रूल्स हैं कि जब तक किसी की अरेस्ट हुई है या जब तक किसी के पास रेड हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करते तो आप नाम नहीं पुकार सकते मीडिया के भीतर, ये रूल है। लेकिन यहाँ पर तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना तो बहुत दूर की बात है। अभी रेड हुई होती है, रेड होने से पहले ही खबर मिल जाती है इनको तो कई बारी। तो मीडिया ट्रायल कर करके उसको क्या से क्या बनाते हैं, ख़त्म कर देते हैं आदमी को, और बाद में वो आदमी बरी हो जाता है, लेकिन उसकी जो जनता में छवि बिगड़ चुकी है वो ख़त्म हो गई। तो टू कंटेन द मीडिया फ्रॉम डूइंग नेगेटिव हार्म टू द इमेज ऑफ द पर्सन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जब आप इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जिनके बेसिस पर की पॉलिसी मेकिंग, की फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, इट इज़ द रियल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द सरकार। सो यू नीड टू चेक द फ्रिवलेंट एक्टिविटीज़, वो करना ही पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? तो कैमरा में इस प्रोसीडिंग को रखा गया है और वो रिकॉर्डिंग और वो सारा सिस्टम, अगर कंप्लेंट डिस्पोज हो गई कि ये वेग है, एम्बिगुअस है, फ्रिवलेंट है, इसमें सब्सटेंस नहीं है, फिर वो कभी पब्लिश भी नहीं होगा, वो बाहर भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं कुछ पता चलेगा अंदर क्या हुआ। आई बात समझ में? इसके अलावा और इम्यूनिटी किसको दी गई है? कोई भी पब्लिक सर्वेंट आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, कोस्ट गार्ड्स एक्ट के तहत कवर हो रहा है, वो लोकपाल के अधीन कवर नहीं होता। आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लोकपाल को नहीं कर सकते, ये रूल्स कहते हैं, क्योंकि आर्मी एक्ट, कोर्ट मार्शल्स, उनका सिस्टम अलग चलता है, आपने देखा भी होगा, है ना? बॉर्डर से यहाँ तक लेकर के ब्रिगेडियर प्रताप और ब्रिगेडियर प्रताप, दैट्स इट। तो ब्रिगेडियर प्रताप का कहाँ पर चला था केस? वो आर्मी कोर्ट में, कोर्ट मार्शल। तो वहाँ पर आपने फैसला फिर देखा था ना एंड में, ब्रिगेडियर प्रताप मैं चलूँ फिर उठ के, तो फिर उनको समझाया कि इन धाराओं के तहत उतारो इनका सिस्टम सारा। तो उनको लेकर के अब लोकपाल में सेनाओं के तीनों चीफ को लेकर रोज लोकपाल में आ रहे हैं। सेना इधर से कुछ नहीं करना, उधर से फायरिंग स्टार्ट करिए बॉर्डर के उस तरफ से, यहाँ पे 2 से 3 NGOs को सेटल करिए, सिविल सोसाइटीज़ को, कि तुमको इनकी सेनाओं के चीफ को लोकपाल में एंगेज रखना है। बस हम उधर से बॉर्डर पार से हमले शुरू करेंगे, तुम 2 दिन पहले इन्हें एंगेज रखना, इधर से उनकी पेशियाँ कराना, इनको डिस्टेबलाइज करना, जनता में इमेज मलाइन करना, फ्रिवलेंट कंप्लेंट्स डाल करके जनता में भी इमेज उठ जाएगी, उनके जो जितनी लोअर हियरार्की है सबका मोराल वीक पड़ जाएगा कि नेता ही कचहरी के चक्कर लगा रहा है। फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हम जिनको जुडिशरी से बाहर रखा गया है उनको लोकपाल में कैसे डाल दे जाएंगे? तो फिर MCQ आ जाए तो बड़ा सा मुंह नहीं खोलना कल को, ये बाहर रहते हैं, ठीक है? तो मिलिट्री पर्सोनल, मिलिट्री वर्ड, बस मिलिट्री बाहर है इसमें से, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड सारा बाहर है, इसके एम्बिट में कवर नहीं होता। डन? इतनी बात क्लियर? इससे आगे बढ़ूँ, एक चीज़ और समझो। अब सवाल आता है सर कौन लगा सकता है कंप्लेंट? क्या सर मैं यहाँ की रेजिडेंट, मैं सिटीजन हूँ, मैं कर सकती हूँ कंप्लेंट या कर सकता हूँ कंप्लेंट? बिल्कुल तुम कर सकते हो। NRI कर सकता है, 100% कर सकता है,
पासपोर्ट की कॉपी या आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एनआरआई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर मान लिया जाए कि केस किसी ने कंप्लेंट लगाई, अब आप कहेंगे सर फ्रिवलेस कंप्लेंट भी हो रही है लेकिन कमेटी तो उलझी हुई है, उसको पहले कंसिडरेशन स्टेज पे लेके बैठी हुई है, फिर उसको इंक्वायरी स्टेज पे फिर पता फ्रिवलेस कंप्लेंट है अगर और पता लगा कि ये फ्रिवलेस थी, तो अब सुनो जिसने कंप्लेंट किया था उसके लिए क्या है, वो ऑफिसर तो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा कि तुम जाओ अपनी ड्यूटी करो। 1 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रबंध रखा गया उसके खिलाफ जो कंप्लेंट करेगा। इसी नेगेटिव पॉइंट भी कहा गया है कि जो विसल ब्लोवर है, जिसने सीटी पे जाके बताया कि वो कांड आरोपी है, उसको तुमने प्रोटेक्शन देने की बजाय उसको तुमने ऐसा टांग दिया कि अब कोई आम आदमी भी डरेगा। मतलब जब ये किया तो इसलिए किया कि जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस वीडियो ऑडियो क्लिप, कोई ठोस कागज दस्तावेज पुख्ता सबूत ना हो कि बाकी इस पब्लिक सर्वेंट ने कुछ किया है, तब तक तुम कंप्लेंट मत करो मुंह उठा करके जस्ट फॉर द पर्पज। जैसे पीआईएल का दुरुपयोग कैसे हुआ आपको पता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने पढ़ाया, कंपनियों के अगेंस्ट पीआईएल ठोक रही हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट पीआईएल ठोक रहे हैं, जबकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट मेन था ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। साले प्राइवेट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लगे हुए हैं। कोर्ट कितना परेशान हो गया, अब कितनी गाइडलाइंस उसमें कोर्ट ने दी। अब जाकर के कोर्ट ने उनको भी कहना शुरू कर दिया कि अगर फ्रिवलेंट कंप्लेंट आएगी तो जुर्माना लगेगा, फिर मत कहना। तो ये प्रबंध इसमें पहले ही डाल दिया गया है कि अगर फ्रिवलेंट कंप्लेंट आए तो फिर तुमको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 1 साल की सजा हो सकती है, या दोनों हो जाएंगे। फिर बैठे रहना फर्जी कंप्लेंट डाल करके जेल के अंदर। इससे फिर जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, आपने विसल ब्लोवर को कोई प्रोटेक्शन ही नहीं दी, आपने तो उसको उल्टा ये कह दिया कि अगर तुम्हारी कंप्लेंट फ्रिवलेंट है। तो फिर उससे ये पूछते हैं कि भाई फिर कंप्लेंट फ्रिवलेंट है तो फिर उसको कुछ ना करें। कंप्लेंट अगर फ्रिवलेंट है तो कुछ ना करें। प्रधानमंत्री है को गाजर खेत की कोई गाजर मूली तो नहीं है कि तुमने उठा करके उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, लड़े हो इधर से अपनी सहेली से कंप्लेंट प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कर दी। कुछ तो नियम चाहिए, नहीं तो फिर तुमको चट्टी पड़ेगी 1 लाख रुपए की, 1 साल का जुर्माना। समझ आई बात? दैट इज़ द कंसेप्ट। इतनी बात क्लियर? तो विसल ब्लोवर को प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसी कमी बताई गई है, लेकिन इसमें एक प्रोटेक्शन है। जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी चल रही है ना अभी, जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है तब तक वो पब्लिक सर्वेंट और तब तक वो पर्सन जिसने कंप्लेंट की है उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है तब तक वो पर्सन जिसने कंप्लेंट की और वो सर्वेंट जिसके खिलाफ इंक्वायरी है उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। और जैसे ही इंक्वायरी डिस्पोज हो गई, या तो फेवर में या अगेंस्ट, पब्लिक सर्वेंट के फेवर में हो गई कि वो गुनहगार नहीं है अगेंस्ट, फिर दोनों के नाम जाहिर कर दिए जाएंगे और फिर किया जाएगा जो किया जाएगा। आई बात समझ में? ये भी एक प्रोटेक्शन है। अब आती है बात कि जब पीएम के अगेंस्ट था तो ये इम्यूनिटीज़ थी, मिलिट्री फोर्सेस को ये हैं, नागरिकों के साथ साथ एनआरआईओं को भी अधिकार हैं, और विसल ब्लोवर के मामले में क्या कंसेप्ट हैं। जब मिनिस्टर के खिलाफ या किसी भी अदर पर्सन के खिलाफ अगर कंप्लेंट कंसिडर होगी तो क्या होगा, तो किसी भी अदर पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट कंसिडर होगी तो रूल ये कहता है कि मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए उस बेंच पे, मिनिमम 3 मेंबर्स उस बेंच में होने चाहिए, ये कंडीशन है। आई बात समझ में? अब कंप्लेंट कैसे दर्ज करा सकते हैं? प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लेंट दर्ज कराइए, पहली बात। दूसरी बात, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट सबमिट करना होगा आपको, ये दूसरी बड़ी चीज़। तीसरा, ऑर्डिनरीली ये इंग्लिश में ही होगी, ऑर्डिनरीली ये इंग्लिश में होगी कंप्लेंट, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली 8th शेड्यूल के 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग करके आप इस कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। तो किसी भी भाषा में 22 भाषाओं में से किसी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में ये दर्ज हो सकती है। आई बात समझ में? नॉन जुडिशियल एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, पहली बात। कंप्लेंट फुली रिटन फॉर्मेट में, जो कंप्लेंट आपकी है उस एलिगेशन से जुड़े डिटेल कंप्लेंट, उसके सारे एविडेंसेस सब कुछ साथ में अटैच करना है, और पूरी की पूरी डिटेल कंप्लेंट विद सिग्नेचर्स आपको सबमिट करनी है। कंप्लेंट किसी भी तरह से एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, फर्जी नहीं लगनी चाहिए, वो जेन्युइन प्रेजेंट होनी चाहिए विद जेन्युइनली कंसीडर्ड एलिगेशंस विद सपोर्टिंग एविडेंसेस। ये सारा अगर है तो आपकी कंप्लेंट वहाँ पर मानी जाएगी। आई बात समझ में? 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट का डिस्पोजल करना है लोकपाल को, तो इसमें समय सीमा दी गई है। 1 महीने के अंदर अंदर मतलब निर्णय इन द सेंस कि कंप्लेंट जेन्युइन है कि फर्जी है, कंप्लेंट जेन्युइन है कि फर्जी है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो फिर इंक्वायरी पीरियड रहता है प्रॉपर, या इन्वेस्टिगेशन स्टेज स्टार्ट होती है, वो हम अभी समझेंगे। लेकिन 1 महीने मैंने कंप्लेंट लगाई है तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पता लग जाएगा कि मेरी कंप्लेंट का स्टेटस आगे रहने क्या वाला है, वो आगे फर्दर टेकअप हुई है या वहीं पर डिस्पोज कर दी गई है, किस मैनर में डिस्पोज हुई है, फर्दर प्रोसेस के लिए या एंड हो गई। आई बात समझ में?
तो ये एक समय सीमा इसमें तय की गई है। बाकी तो स्टेप बाय स्टेप हम अभी यहाँ पर करेंगे ही। NRI का कंसेप्ट हो गया, लैंग्वेजेस का कंसेप्ट हो गया, स्टाम्प पेपर का कंसेप्ट हो गया, साइंड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट में ही कंप्लेंट लगा सकते हैं? ज़रूरी नहीं है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के वाया कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के वाया जब आपने कंप्लेंट किया, जिस दिन कंप्लेंट फाइल हुई है उस पोर्टल पे, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कंप्लेंट लॉन्च करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये शर्त है। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेंट डिजिटल फॉर्मेट में लॉन्च हुई है और वो हर सेंस में कंप्लीट है, इन एवरी सेंस वो कंप्लीट है, तो किसी भी कीमत पर जो लोकपाल है उस कंप्लेंट को डिले नहीं कर सकता अटेंड करने में। अगर वो हर सेंस में कंप्लीट है तो उसको किसी भी सेंस में डिले नहीं कर सकता अटेंड में, उसे इमीडिएट इफेक्ट के साथ उस कंप्लेंट को अटेंड करना होगा लोकपाल नाम के इंस्टीट्यूशन को। आई बात समझ में? तो वेब पोर्टल एंड फिजिकल प्लेटफॉर्म्स विद वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट आपको कंप्लेंट करना है। कोई लूज सेंस में कंप्लेंट फॉर्मेट नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सब्सटेंस के बेसिस पे नहीं, फॉर्मेट के बेसिस पे कंप्लेंट जाएगी। सब्सटेंस बहुत ग्रेव है, बहुत ज़बरदस्त है कि अरबों करोड़ का नुकसान एक मंत्री ने करा दिया, ऐसा नहीं। आप फॉर्मेट में आइए, एविडेंसेस पुटअप कीजिए वहाँ पर, ठीक है। आपको भ्रष्टाचार के विरोध कंप्लेंट करनी, याद रखें, गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस पे रिपोर्ट नहीं करनी। देश भर में लोकायुक्त बने, आपको पता है सबसे बड़ी कमी क्या पाई गई? लोग गवर्नेंस पे कंप्लेंट करने लगे कि हमारे यहाँ पर इतने समय से सड़कें नहीं बनाई गई इन मंत्री जी के द्वारा। ये तो गवर्नेंस का मैटर हुआ ना।